नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 हिंदी आईसीआईसी बोर्ड चैप्टर 9 अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी द्वारा लेखक ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, हर एक व्यक्ति को अपना स्वार्थ होता है हर कार्य के पीछे, और उससे ऊपर उठकर, उससे हटकर नैतिकता, हमारे जो नीति नियम है वो, परोपकार, दूसरे पर उपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश इस पाठ में हमें, इस कहानी में हमें दिया गया है। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता। यदि समय पर उस बालक की सहायता होती तो न केवल वो जीवित रहता, अपितु मतलब इवन समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता था। लेखक इस कहानी द्वारा ये भी संदेश दे रहे हैं कि समाज के निचले तबके के और सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। निचले तबके की मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी भी, और सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उनका निर्वाह भी किया जाना चाहिए। अपना अपना भाग्य कहकर जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक घूमने के बाद एक बेंच पर बैठे थे कि दूर कोहरे के बीच, मतलब पूरा बादल और धुम्मस, और उसके बीच से उन्हें एक काली सी मूर्ति आती प्रतीत होती है। पास आने पर उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए अपने सिर के बड़े बड़े बालों को खुजाता चला आ रहा है। उसकी चाल से कुछ भी समझ पाना लेखक को असंभव सा लग रहा था, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उस बालक का रंग गोरा था, परंतु मैल खाने से काला पड़ गया था। बालक रियल में कैसा था? गोरा था, परंतु मैल खाने से वो लड़का काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी पर सुनी थी। माथा ऐसा था जैसे अभी से झुर्रियों आ गई है। दोनों को आश्चर्य होता है कि इतनी ठंड में यह बालक बाहर क्या कर रहा है। वे उसे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। बालक अपनी घर की गरीबी और भूखमरी से तंग आकर अपने एक साथी के साथ यहाँ भाग आया था। यहाँ आने पर उसे और उसके साथी को एक दुकान में काम के बदले में 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। लेखक के उसके साथी के विषय में पूछने पर वो बताता है कि मालिक के मारने के पर उसका साथी मर गया। उस 10 वर्षीय बच्चे का मौत के विषय में इतना सहज कथन लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस उम्र में बच्चों को शरारत और खेलने खाने से फुर्सत नहीं होती, उस उम्र में इस बालक की पहचान मौत से हो गई थी। लेखक के एक वकील मित्र थे जिन्हें अपनी होटल के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। इसलिए लेखक उस बच्चे को वकील के पास ले गए। वकील उस बच्चे को नौकर इसलिए नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वे और लेखक दोनों ही उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। साथ ही वकील साहब को ये पता लगा था कि पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान और अवगुणों से भरे होते हैं। यदि उन्होंने फिर किसी ऐरे गहरे को नौकर रख दिया और वह अगले दिन वह चीज़ों को लेकर चंपत हो गया तो, मतलब गायब हो गया, तो इस तरह भविष्य में चोरी की आशंका के कारण वकील साहब ने उस बच्चे को नौकरी पर नहीं रखा। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। बालक कुछ देर वहाँ ठहरा और फिर वहाँ से चला गया। लेखक और उनके मित्र भी अपने अपने कमरे में चल पड़ते हैं। दूसरे दिन मोटर में बैठते हुए उन्हें ये समाचार मिलता है, मोटर में मतलब अपनी कार में बैठते हुए उन्हें ये समाचार मिलता है कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक की
सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मृत्यु हो गई। मतलब बर्फ की ठंडी के कारण उस लड़के की मौत हो गई। पर बतलाने वालों ने यह भी बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैर पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ठहरने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध ही कर दिया हो। जैसे कि लोगों ने, अमीरों ने, गरीबों ने और समाज में रहते लोगों ने उस गरीब बालक की मदद नहीं की, परंतु कुदरत ने उसकी अवश्य मदद की। इस तरह कवि कहते हैं कि लोगों ने उसे मदद नहीं किया, पर प्रकृति ने भी अंत में उसे अपने बर्फ़ की चादर पहनाकर जैसे कफन बन गया हो, इस तरह का प्रबंध कर दिया था। तो इस तरह हमारा ये पाठ अपना अपना भाग्य, अपना अपना कहानी यहाँ पूर्ण होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टडी विथ हितेन सर। थैंक यू।